बिहार की शिक्षा व्यवस्था कहा जाता है कि राम भरोसे है। हम लोग के समय में सरकारी स्कूल में बेंच बैठने के लिए नहीं होता था, लेकिन एक चीज थी जो एजुकेशन था वो लाजवाब था। लेकिन धीरज सर ने अररिया के पोठिया गांव में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने का प्रयास किया। अपनी खुद की जमीन पर स्कूल बनाया और हमको लगता है कि बिहार के सरकारी स्कूल से बेहतर वो स्कूल है। और वहां पर 250 से 300 बच्चे पिछले 5 वर्षों से पढ़कर अपने भविष्य को उज्जवल बना रहे, पूरी तरीके से निःशुल्क शिक्षण संस्थान है। फौजियत जो कोचिंग संस्थान है, जो छोटा निःशुल्क कोचिंग संस्थान है, वो क्यों चलाने की आवश्यकता पड़ी? और जो लॉकडाउन में मैं रहा वहां पे 6 महीना तो नशा का प्रकोप जो बहुत ज्यादा बढ़ा, वही 30,000 रुपया खर्च करके हम 300-400 बच्चों को पढ़ाए। हमको लगता है उस समय के पढ़े कोई भी सरकारी स्कूल के बच्चे ये नहीं कह सकते कि मेरी पढ़ाई अच्छी नहीं हुई। सरकारी स्कूल जो शिक्षा का केंद्र है, वहां पर जो है क्या सुधार की आवश्यकता है जिससे और बेहतर। और अमित सर के कोचिंग में कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करते हैं। दिखाया रहना, खाना, पढ़ाई लिखाई सब कुछ फ्री। आज वो बच्चा 720 में 705 मार्क्स लाकर वो अभी एम्स भुवनेश्वर है। तो मैं चाहूंगा कि एक बार बताइए कि फौजियत जो कोचिंग संस्थान है, जो छोटा निःशुल्क कोचिंग संस्थान है, वो क्यों चलाने की आवश्यकता पड़ी? और अररिया के पोठिया गांव में अगर आप जिस प्रकार से मैं आपके यहाँ गया हूँ तो मैंने वो पृष्ठभूमि देखी है कोचिंग संस्थान की, तो वहां पर अगर आपका आय का स्रोत भी अगर डेवलप करना चाहते हो तो वहां से अच्छा खासा इनकम होता है। तो पहले ये जानना चाहेंगे कि फौजियत खोलने की जरूरत क्यों पड़ी और फिर इसके बाद जब खोल दिया तो निःशुल्क चलाने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? धन्यवाद रवि। एक्चुअल में फौजियत की शुरुआत 2020 में हुई थी, जब लॉकडाउन लगा था कोरोना के कारण। और 2003 से मैं पटना में हूँ, लगभग 21 साल से 22 साल। और पहली बार मैं 6 महीना अपने गांव में रहने का मौका मिला था। और मेरी प्रारंभिक जो पूरी पढ़ाई है वो गांव से हुई थी, सरकारी स्कूल से। तो उस समय जब मैं गांव में पढ़ रहा था, गांव का माहौल बहुत बेहतर था। और ये कभी नहीं लगता था कि जैसे कि आप अगर कोई गलती करते हैं तो आपके माता पिता ही आपको समझाते या डांटते। उस समय का ये सिस्टम था कि कोई बच्चा गलती करे तो कोई भी बड़े जो है, कोई भी गार्जियन उनको डांट सकते थे, समझा सकते थे, थोड़ा बहुत पीट भी सकते थे। आज के डेट में वो सिस्टम नहीं है, वो समाप्त हो गया है। अपने गार्जियन भी अपने बच्चों को सही तरीका से शासन नहीं कर पाते तो दूसरे के गार्जियन कैसे करेंगे? और जो लॉकडाउन में मैं रहा वहां पे 6 महीना तो नशा का प्रकोप जो बहुत ज्यादा बढ़ा, बहुत ज्यादा। और वही चीज हमको लगता है सबसे ज्यादा अगर खराब किया हुआ था तो एक नशा और दूसरा पढ़ाई में हम लोग बहुत ज्यादा पिछड़े। हम लोग के समय में सरकारी स्कूल में बेंच बैठने के लिए नहीं होता था, और कोई साइकिल नहीं मिलती थी, कोई भोजन नहीं मिलता था, कपड़ा नहीं मिलता था, कुछ भी नहीं। लेकिन एक चीज थी जो एजुकेशन था वो लाजवाब था। हमको लगता है उस समय के पढ़े कोई भी सरकारी स्कूल के बच्चे ये नहीं कह सकते कि मेरी पढ़ाई अच्छी नहीं हुई। इसका अफसोस मुझे आज तक नहीं है। मैं आईटी और मेडिकल के बच्चों को पढ़ा रहा हूं, मुझे ये अफसोस नहीं कि मैंने सरकारी स्कूल से पढ़ाई। तो सुविधा ना मिले लेकिन एजुकेशन बेस्ट था। उस चीज में थोड़ी कमी आई। लेकिन अब जो सरकारी स्कूल के शिक्षक जो खास करके बीपीएससी के थ्रू शिक्षक आए हैं, तो हमको लगता है बहुत बेहतर। काफी मेरे मित्र गए हैं बीपीएससी के थ्रू, तो बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, टीचर की गलती नहीं। कुछ चीजें इसमें और सुधार करने की जरूरत है। तो 4 इयर्स वही गांव के बच्चों के लिए एक था कि जो कि जब आप कहीं आगे बढ़ते हैं, मैं पटना आ गया तो लोगों को लगता है कि मेरा परिवार सिर्फ मायने रखता है कहीं आगे बढ़ाने के लिए, उसमें समाज की भी जिम्मेवारी होती है। ये समाज का साथ नहीं है तो बहुत आगे आप नहीं बढ़ सकते। तो अगर आप किसी अच्छे जगह पे पहुंचते हैं तो फिर ये होता है कि कुछ दायित्व आपके लिए भी बनता है कि आप भी समाज के लिए करें। तो वो पूर्णतः निःशुल्क शिक्षण संस्थान है। और शुरुआत मैंने की है, मैं फिर पटना आ गया, लेकिन वहां के लोग ही उसे संचालित कर रहे हैं। वहां के समाज के लोग ही हैं, 3-4 गांव के लोग हैं जो पूरी तरह से दिन रात लगे रहते हैं। वहां के शिक्षक है, 8-10 टीचर हैं जो कहीं कि मेरा 10% योगदान है, 90% योगदान उन लोगों का, जिससे संस्था चल रही है। और गार्गी पाठशाला जो विकास व्यवस्था से हम लोग जुड़े हैं, लेट्स इंस्पायर किया थे, वो पिछले साल से विकास व्यवस्था वहां गए थे, तो उन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था गार्गी पाठशाला, जिसमें छोटे छोटे बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। और उम्मीद करते हैं कि हम लोग सब मिलकर इस पर आगे भी और काम करें। ये कहानी जो है वो छोटे और संक्षिप्त रूप में बता दी गई, लेकिन जो संघर्ष है इस कहानी के पीछे, उस संघर्ष को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है।
क्योंकि जब निःशुल्क का जिक्र होता है तो इस समाज में हम ही जैसे लोग जो है निःशुल्क के नाम पर घृणा करने लगते हैं, अपने बच्चों को निःशुल्क संस्थानों में नहीं भेजना चाहते कि समाज क्या कहेगा कि हमारा बच्चा फ्री में पढ़ रहा है। हम आएंगे अगले सवाल पर, लेकिन इसके बाद इसी कड़ी में हम अमित आनंद सर से जानेंगे कि आप मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करवाते हैं और आपने जैसा बताया कि आप एक अध्यापक हैं और आपका कोचिंग संस्थान है ट्राइबल की, जहां पर सैकड़ों और हजारों बच्चे पढ़कर अपना भविष्य बेहतर और उज्जवल बना रहे हैं। लेकिन बिहार में और उत्तर प्रदेश में खासकर एक मानसिकता होती है कोटा जाने की। तो जिन बच्चों को नीट और जेईई का तैयारी करना होता है वो कोटा के लिए जो उनकी मानसिकता बन गई होती है। सर मैं जानूंगा कि कैसे आप लोग इस मानसिकता से निपटते हैं कि कोटा न जाकर बच्चे बिहार में ही शिक्षा ग्रहण करें, क्योंकि कोटा में भी बिहार के शिक्षक जो है शिक्षा देते हैं। तो कैसे जो है इस तरह तरीके से आप लोग निपटते हैं? सॉरी रवि जी, इसका जवाब हम देते हैं। सबसे पहले फोर्जियस के बारे में हम भी चाहते हैं कि 2-4-5 लाइन कंट्रीब्यूट करें, क्योंकि मैंने बारीकी से देखा है संस्था को जाके, और संस्था को मैं लगभग 4 से 5 बार मैं खुद गया हूँ, 2-3 दिन रहा हूँ। तो दरअसल कोविड में जब हम लोग सब शिक्षक पर प्रेरित थे कि आगे कैसे होगा, हम कैसे स्कूल जा पाएंगे, कैसे पढ़ा पाएंगे या पढ़ा पाएंगे भी नहीं। उन दिनों कोचिंग फ्री इंडिया का एक स्टेटमेंट चल रहा था पूरे देश में, कोचिंग फ्री इंडिया, कोचिंग फ्री इंडिया। तब हमारे दोस्त ने धीरज कुमार ने ऐसा सोचा, क्योंकि इनके सिस्टर के जो बच्ची पढ़ती है, एक बच्ची पढ़ाने में 20-25 हजार रुपया खर्च होती है। इन्होंने सोचा कि एक बच्ची पढ़ाने में 25 हजार रुपया खर्च होती है, क्यों ना हम 25-30 हजार रुपया खर्च करके आसपास के गांव के बच्चों को पढ़ाया जाए। एक बच्चा को पढ़ाने के 25-30 हजार, 25 हजार या 30 हजार रुपया खर्च होता है, तो हमारा बेटा तो पट्टा में रहता है, तो हमारा बेटा को पढ़ाने में तो उतना खर्च होगा नहीं, क्यों ना वही 30 हजार रुपया खर्च करके हम 300-400 बच्चों को पढ़ाएं। ये कोविड के दौरान जब हम लोग सब घर में बंद थे, ये गांव घूमने लगा, हमने अपने गांव के आसपास घूमने लगा और सभी से इन्होंने रिक्वेस्ट करी कि हम ऐसा एक कार्यक्रम शुरू करना चाहते हैं, ऐसा चीज हम शुरू करना चाहते हैं। गांव के सभी लोगों ने इनका समर्थन किया। जब ये 5-6 महीने बाद पटना आए तो मैंने पूछा कि कैसा है, क्या है, तो बोले कि देखिए 5-6 महीने से हम लोग की कमाई तो बंद थी, लेकिन हम कुछ खर्चा का साधन बना के आए हैं। हर महीने क्योंकि खर्च नहीं हो रहे थे हमसे या खर्चा नहीं करते तो मेरा मेंटल जो था वो थोड़ा सा फिट नहीं था। अब हम खर्च कर रहे हैं तो हम ठीक मतलब जा रहे हैं, ठीक हम फील कर रहे हैं। क्या करके आए हैं आप? तो इन्होंने बताया कि हम फोर्जियस नाम का संस्था ऐसे स्ट्रगल करना पड़ा हमको, ऐसे से हमने क्या किया, स्टार्ट किया। मैंने बोला कि यार जीवन में पहली बार आपने बहुत अच्छा काम किया। अब पहले से तो हम लोग IIT जेईई और मेडिकल के बच्चों को पढ़ा ही रहते, आगे पढ़ा रहे हैं, हम दोनों पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो इनका डेडिकेशन है, जो इनका पागलपन है फोर्जियस के बच्चों के लिए, फोर्जियस संस्थान के लिए, और जो मैं इनका डिटर्मिनेशन देखा हूं, मैं सचमुच में इनका फैन हूं और मुझे लगता है कि जीवन में ये बहुत अच्छा काम करेगा इस जीवन में। अब अभी मैं आता हूं IIT मेडिकल के सवाल पर। आज से लगभग 12 साल पहले हमने संस्था स्टार्ट करी थी। हम दोनों साथ में जब से स्टार्ट किए तब से पढ़ा रहे थे, और एक टीचर हम मानते हैं कि हम सेटिस्फाइड, क्योंकि हमने बच्चों को IIT बॉम्बे भेजा है, IIT दिल्ली भेजा है, बच्चों को एम्स भेजा है। तो इंडिया में ऐसा कोई संस्थान नहीं है IIT का या NIT का या मेडिकल का जहां हमारे बच्चे नहीं पढ़े हैं, और जहां हमारे बच्चे, इवन कि हम लोग का बच्चा यूपीएससी क्वालिफाई किया। कभी एक बच्चा फोन किया था 160 रैंक था उनका ऑल इंडिया, ठीक है, वो बच्चा IIT छोड़कर यूपीएससी तरफ गया था। वो पहली बार ऐसा घटना था कि वो IIT बस क्वालिफाई किया अपने फादर, IIT क्वालिफाई किया सिर्फ अपने फादर के सेटिस्फेक्शन के लिए, लेकिन वो बोल दिया था IIT क्वालिफाई करके नहीं छोड़ेंगे, और वो वापिस वो यूपीएससी प्रिपरेशन करने कल वो वापिस 160 रैंक था। तो हम एज ए टीचर के रूप में बहुत सेटिस्फाइड हैं। हमने जितना प्रयास कर सकते हैं एक शिक्षक के रूप में, जितना एफर्ट लगा सकते हैं, पूरे डेडिकेशन से काम करें आजीवन, जब तक जीवन है, जब तक सांस चले, तब तक बच्चों को पढ़ाते हैं। और अमित सर के कोचिंग में कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करते हैं, जिसको सर जो है हिंसा से लेकर आए थे। और पिछली बार तो मैंने उस बच्चे का एक इंटरव्यू भी किया था, उसका शायद जो है मेडिकल निकला था, तो उसको एम्स ऋषिकेश शायद मिला था, उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करें। ये क्योंकि हमारे जो दोस्त हैं धीरज जी, ये हिंसा में ही पढ़ाते हैं और बख्तियारपुर में ही पढ़ाते हैं, 3 दिन वहां पढ़ाते हैं, 3 दिन ट्राइबल पढ़ाते हैं। तो लगभग 3 साल 3.5 साल पहले की बात है। एक रात राकेश नाम का बच्चा इनके पास आया पढ़ने के लिए, तो
ये 2-4-5 दिन जब उनको पढ़ाए तो हम लोग आपस में चूंकि हर दिन एक चर्चा करते हैं क्या हो रहा है, कैसे क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग सब साथ में बैठे बोले कि ऐसा है कि एक बच्चे से मिले हैं और मुझे लगता है कि वो खुद आप डॉक्टर है, उनके काम करने का तौर तरीका मुझे बेहद पसंद है, मुझे लगता है उनको पटना लाना चाहिए। तो हम बोले फिर देर किस बात की, तो हम लोग इसमें बातचीत करके फिर इनका हुआ कि इनको पटना लाना चाहिए, तो 1-2 दिन में पटना लाए उनको। और सचमुच में वो बच्चा 2-2.5 साल हम लोग के यहाँ रह के हम लोगों ने निःशुल्क उनको पढ़ाया लिखाया, रहना खाना पढ़ाई लिखाई सब कुछ फ्री। आज वो बच्चा 720 में 705 मार्क्स लाकर वो अभी एम्स भुवनेश्वर है। हाँ, एम्स भुवनेश्वर में। तो नीरज सर ने उस बच्चे के बारे में 2.5 साल पहले बात के बारे में क्योंकि जब हम लोग बातचीत में बोले कि 100% डॉक्टर बनेगा, इन्होंने बताते हैं उसको सोशल मीडिया पे उनको लिख भी दिया था, मतलब जब वो लाए थे तभी लिख दिए थे कि आज शायद डॉक्टर नहीं लगा हुआ है लेकिन जब ये आगे से फ्यूचर डॉक्टर है। तो चूंकि हम लोग पढ़ा रहे हैं तो बातचीत कर रहे हैं या बच्चों को देखकर ये समझ आ जाता है कि बच्चे का क्या फ्यूचर है। एक बार इंटरेक्शन के बाद बच्चों को तो इतना हम लोग जज कर लेते हैं कि बच्चों का क्या फ्यूचर है, कहां तक का भविष्य हो सकता है। तो इन्होंने पहला 2 क्लास में ऑब्जर्व कर लिया था कि ये इनके अंदर काम करने का जो तरीका है बिल्कुल यूनिक है और ये बहुत दूर तक है। हमारे साथ वत्सल जी हैं, बतौर आप एक स्कूल के डायरेक्टर और शिक्षक हैं, तो मैं थोड़ा सा सरकारी स्कूल के ऊपर आना चाहूंगा। बिहार की शिक्षा व्यवस्था कहा जाता है कि राम भरोसे है, लेकिन विगत 1-2 साल में कुछ शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे बहुत महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति आई है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सरकारी स्कूल जो शिक्षा का केंद्र है वहां पर जो है क्या सुधार किया जाता है जिससे और बेहतर शिक्षा ग्रामीण प्रदेश के बच्चों को मिल सके। तो मैं थोड़ा चाहूंगा कि आप प्रकाश डालिए कि सरकारी स्कूल में जो है वो किन किन और चीजों की आवश्यकता हो सकती है जिसमें बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके, क्योंकि सबके किसान मजदूर गरीब घर के बच्चे जो है वो प्राइवेट संस्थानों में नहीं पढ़ सकते हैं, तो उनका मूल केंद्र और पृष्ठभूमि सरकारी स्कूल से ही शुरुआत होता है। तो जरूरी है कि सरकारी स्कूल को भी बदला जाए और सरकारी उसके ऊपर बतौर सरकारी ध्यान दे, लेकिन एक शिक्षक के नाते और आप एक स्कूल के डायरेक्टर हैं प्राइवेट संस्थान के, तो मैं चाहूंगा कि आप किन नजरिए से अगर आपको ये मौका मिले बदलने का तो क्या क्या चीजें आप देखते हैं जिसमें सरकारी स्कूल में आवश्यकताओं और जरूरतों की चीजों को में परिवर्तन किया जा सके। काफी सराहनीय सवाल है आपका। बीते कुछ सालों से जो गवर्नमेंट स्कूल की जो शिक्षा है वो काफी इम्प्रूव हुई है, क्योंकि क्वालिफाइड टीचर्स की सिलेक्शन होती जा रही है, पहले जैसे कंडीशन नहीं थी, काफी सुधार हुआ है। और जहाँ तक प्राइवेट स्कूल्स की बात है तो जैसे हमारा संस्थान है, हम लोग का यूएसपी यही रहता है कि क्वालिटी एजुकेशन विद एफोर्डेबल फीस। दैट मींस व्हाट की हमारी जो फीस स्ट्रक्चर है काफी लो है, ताकि जो लोकल बच्चे जो वेंडर्स के हैं, शॉपकीपर के पेरेंट्स हैं, उनके जो चाइल्ड है उनको क्वालिटी एजुकेशन मिल सके। और जैसे हमारे संस्थान से भी आरटी जो राइट टू एजुकेशन जो एक्ट होता है उसको प्रमोट किया जाता है, जिसके अंतर्गत जिनकी भी यू कैन से जिनकी भी इनकम सर्टिफिकेट इनकम जो एनुअल इनकम होती है 1 लाख के बिलो, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मंथली फीस वेव कर दिया जाता है स्कूल की तरफ से। तो ये हमारे तरफ से भी प्रोविजन बच्चों को दिया जा रहा है राइट टू एजुकेशन एक्ट के थ्रू। हर साल आपको 20% बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्राइवेट स्कूल से ही पढ़ाना है, तो वी आर इम्प्लीमेंटिंग इट ऑल द टाइम। और जहाँ तक बात धीरज सर की है, तो मैं तो उन्हें बचपन से जान रहा हूँ, लाइक 2700 से जब उन्होंने एक्चुअली वो मेरे भी शिक्षक रह चुके हैं। और जब पता चला था कि जब कोविड में तो मैं यहाँ नहीं था, एक्चुअली आई वाज लाइक परसुइंग बीबीए फ्रॉम पुणे यूनिवर्सिटी। जब मुझे पता चला, जब मेरे फादर ने मुझे बताया कि धीरज सर 4GS संस्थान को वहाँ पे लीड कर रहे हैं जो कि निःशुल्क शिक्षा है, तो मुझे बहुत प्राउड मोमेंट हुआ कि आई फील वेरी प्राउड टू हैव यू इन माय लाइफ धीरज सर। थैंक यू सो मच फॉर दिस। एलबी मिश्रा जी हैं और जो है मैं अगला सवाल इन्हीं से लूंगा कि आज पर माता पिता यानी पेरेंट्स का एक प्रेशर टाइप का बच्चों के ऊपर बिल्डअप हो गया है कि हमारा बच्चा डीएम बनेगा, आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा, एमडीएम बनेगा, और वो अपने बच्चों को जो है उसी क्षेत्र में ढकेलना चाहते हैं। कोई भी माता पिता जो है, स्पेशली ग्रामीण क्षेत्रों की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ मिडिल क्लास के लोग होते हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे माता पिता चाहते हैं मेरा बच्चा डीएम बने और उसी के क्षेत्र में आईएएस बनाने के क्षेत्र में उनको ढकेल रहे हैं, लेकिन पिताजी और माताजी ये नहीं जानना चाहते हैं कि मेरे बच्चे की बनने की इच्छा क्या है, और वहां बच्चा प्रेशराइज हो जाता है, मानसिक रूप से वो दबाव फील करता है। तो आप एक शिक्षक हैं और बहुत बच्चों को शिक्षा दे चुके हैं, इस मानसिकता से पेरेंट्स को भी निकलने की आवश्यकता और बच्चों को खुलकर जो है अपना कैरियर डिसाइड करने की भी आवश्यकता है। तो इस सेक्टर में आप पेरेंट्स के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं?
रवि जी आपका क्वेश्चन जो काफी रिलेवेंट है और इस क्वेश्चन के आंसर पे आने से पहले थोड़ा सा जो सरकारी स्कूल वाला जो क्वेश्चन आपने जी बिल्कुल, मैं चाहूंगा उस पर थोड़ा प्रकाश डालें। एक आंसर करना चाहूंगा मैं। जैसे मैं बक्सर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, मैं पहले बताया हूँ, और मेरे एक बड़े भाई हैं यशवर्धन पाठक, अभी कस्टम कमिश्नर है बिहार झारखंड के, तो उन्होंने अभी बक्सर में टोटल 21 सरकारी स्कूल को जो है अडॉप्ट किया हुआ है। और हम लोग क्या करते हैं कि सीएसआर फंड वगैरह यूज करके उन सरकारी स्कूल में जो भी बेसिक जो चीजें इंफ्रा वगैरह जो चीजें उनको हम लोग प्रोवाइड करते हैं। फॉर्जियस नामक एक संस्था चलाने वाले धीरज सर को मैं बुलाऊंगा, धीरज कुमार जी को, जो अररिया के पोठिया गांव से आते हैं। और अररिया के पोठिया गांव को आज के 5 साल पहले न हम जानते थे न कोई जानता था, लेकिन धीरज सर ने अररिया के पोठिया गांव में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने का प्रयास किया। फॉर्जियस का फुल फॉर्म अगर हम आपको बताएं तो फॉर द गुड सोसाइटी, और वहां पर 250 से 300 बच्चे पिछले 5 वर्षों से पढ़कर अपने भविष्य को उज्जवल बना रहे, पूरी तरीके से निःशुल्क शिक्षण संस्थान है। और इन्होंने अपनी जमीन राज्यपाल महोदय को दिया, अपनी खुद की जमीन पर स्कूल बनाया, और हमको लगता है कि बिहार के सरकारी स्कूल से बेहतर वो स्कूल है। और अररिया का जो पोठिया गांव है नेपाल से लगभग 7-8 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं और बहुत अच्छे हमारे अभिभावक के तौर पर हमको गाइडेंस उनका मिलता रहता है, तो इसलिए हमको उनके बारे में बहुत अच्छे से बेहतर तरीके से पता है। लेकिन मैं सारी बातों को अपने मुखारबिंद से न बताकर सर के जो है जुबान से और वाणी से बताना चाहता हूँ, इसलिए मैं आमंत्रित करूंगा फॉर्जियस के संस्थापक, बहुत अच्छे शिक्षाविद और बहुत अच्छे शिक्षक धीरज सर।